तो अवसर को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आपको 2 दिन पहले मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के एक न्यूज़ दी थी और उस न्यूज़ को शायद आप लोगों ने ज़्यादातर देखा नहीं, इस वजह से ये ज़्यादातर लोगों तक वो पहुँच भी नहीं पाई। लेकिन उस न्यूज़ ने बहुत कुछ कहा भी था और वो न्यूज़ भारत की जनता का भविष्य भी है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले उस न्यूज़ के बारे में आपको बताता हूँ। हो सकता है अलग अलग चैनलों से आपने ये न्यूज़ सुनी भी हो, लेकिन मेरा काम है कि मैं अपने तथ्यों पर रहूँ। आपको याद होगा कि एक घटना पूरे देश को दहला चुकी है जिसका नाम आरजीकर मेडिकल कॉलेज और जो कुछ उसमें हुआ। इसके बाद लोगों के मन में ज़बरदस्त गुस्सा था। तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह की बातें हम लोग कर रहे थे। सरकार का क्या रवैया था हम सभी जानते हैं। सबूत के साथ कैसे छेड़छाड़ की गई, जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उनके साथ मारपीट कैसे की गई। एक हुजूम आता है हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। और साथ ही कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने पूरे इंसानियत को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया था कि आखिर ऐसा कैसे। वक्त के साथ साथ फिर ये हुआ कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद सीबीआई आती है। सीबीआई के आने के बाद ये हुआ कि शायद अब निष्पक्ष जांच हो, लेकिन सीबीआई आते ही अपना हाथ खड़ा कर देती है और कहती है कि ज़्यादातर सबूत हमारे पास बचे नहीं हैं, इस वजह से हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। इस लाइन ने इंसानियत को फिर शर्मसार किया था। बहरहाल जैसे तैसे करके जांच पड़ताल की गई। शुरुआत में लोगों को लगता था कि इसमें कई आरोपी हैं, लेकिन सीबीआई ने कहा कि इसमें केवल संजय रॉय है। फाइनली अब फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट ने कहा कि उस कमरे में कोई भी स्ट्रगल के सबूत नहीं मिले हैं, यानी उस लड़की के साथ जो कुछ हो रहा था उस दौरान उसने उस कमरे में कोई भी संघर्ष नहीं किया। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ या तो ये हो सकती है कि संघर्ष ही ना हुआ हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, चूँकि उंगली टूटी थी, कूल्हा उखड़ा था, तमाम और चोटें थी, पूरा जिस्म छलनी हो चुका था। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि क्राइम कहीं और किया गया हो और लाके डेड बॉडी को यहाँ छोड़ा गया हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा साफ साफ है कि जो असल क्राइम सीन है उसके बारे में अब तक पुलिस प्रशासन या फिर जनता को पता ही नहीं है। और हमने ये भी देखा है कि हॉस्पिटल में कुछ तोड़फोड़ भी हुई थी, कुछ डिज़ाइन भी चेंज करवाए गए थे। तो बड़ी संभावना ये है कि वहाँ पे ही हो सकता है क्राइम हुआ हो। और जब तक एक्चुअल क्राइम सीन का पता नहीं चलेगा आप किसी भी आरोपी को जेल नहीं करवा सकते। क्योंकि क्राइम सीन यानी क्राइम कहाँ हुआ, मोटिव क्या था, ये और डेड बॉडी, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी होती है। तो डेड बॉडी तो रिकवर हो गई, मोटिव भी लगभग पता चल गया, लेकिन क्राइम हुआ कहाँ पहले ये तो इस्टेब्लिश हो। फॉरेंसिक की टीम के हिसाब से अब शायद ये चीज़ें कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगी। यानी कुछ दिन तक जब ये मामला सुर्खियों में है तब तक लोग ध्यान देंगे। उसके बाद संजय जमानत पे बाहर आ सकता है, क्योंकि क्राइम सीन का न मिलना केस को पूरी तरह कमज़ोर और ख़त्म कर देगा। अब ये बातें आप सोच रहे होंगे कि अब क्यों बता रहा हूँ, तो बताने का बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि इन्हीं सब तथ्यों की वजह से हमारे देश में आए दिन लड़कियों के साथ गलत काम, उनके साथ रेप जैसी घिनौनी घटना और फिर मर्डर को अंजाम दिया जाता है। आज एक ऐसी घटना बनारस के काशी से निकल के सामने आई है जिस घटना ने पूरी इंसानियत को शर्मसार किया है। घटना क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इसी वाराणसी में एक जगह लगती है रामनगर, और इसी रामनगर में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में एक 8 साल की बच्ची थी। अब आमतौर पे कोई भी घर हो अपने बच्चों को ही मार्केट या फिर दुकान से सामान लाने के लिए, खासकर छोटी मोटी चीज़ों के लिए भेजता है। इसमें बच्चे भी खुश रहते हैं कि चलो 1 आध रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, उससे कुछ खा पी लिया जाएगा, घर वालों को भी थोड़ा सा आराम हो जाता है। ऐसे ही अभी पिछले मंगलवार की बात है, इस बच्ची को भेजा जाता है। क्योंकि उस दिन घर में थोड़ा बहुत मच्छर लग रहे थे, तो फिर ये हुआ कि मच्छरों को मारने के लिए कॉइल ले आओ, वही मॉर्टिन, एलाउट, ये तमाम चीज़ें जो आती हैं। इसके बाद वो लड़की हंसती खेलती अपने घर से निकलती है, घर वाले अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। लगभग 10-15 मिनट गुजर जाते हैं। अब 10-15 मिनट गुजरने के बाद कायदे से उस लड़की को आ जाना चाहिए था, लड़की आई नहीं। घर वाले थोड़ा सा नाराज़ हुए कि देखो लड़की गई और वहाँ खेलने कूदने लगी। ये हुआ कि आने दो, उसको मारेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे कि रात है, अंधेरा है। 10-15 मिनट और गुजर गए
अब धीरे धीरे जो गुस्सा था वो थोड़ी सी चिंता में बदल गया। घर वाले ढूंढने निकलते हैं, भाग के दुकान तक जाते हैं, पता चला कि लड़की आई तो थी लेकिन लौट गई। अब ये चीज़ घर वाले जब सुनते हैं परेशान होते हैं, फ़ौरन आवाज़ लगाना शुरू करते हैं। सामने से कोई रिप्लाई आया नहीं। धीरे धीरे करके के घर पे जाके घर वाले पूछना शुरू करते हैं, लेकिन कहीं से भी इस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। धीरे धीरे रात गहरी होती जाती है, पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। आसपास के तमाम लोग खोजने आ जाते हैं, अपने तरीके से तमाम लोग खोजते रहते हैं, पूरी रात मेहनत मशक्क़त करते रहते हैं, लेकिन ना ही इस बच्ची का कुछ पता चला, ना ही बच्ची लौट के घर वापस आई। माँ बाप परेशान, पूरा मोहल्ला परेशान। देखते देखते सुबह हो गई। अब जैसे ही सुबह हुई तमाम लोगों ने हिदायत दी कि भैया थाने चले जाओ, FIR कर दो, चूँकि मामला हाथ से निकल चुका है। घर वाले जब ये बात सुनते हैं फ़ौरन भाग के थाने जाते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले तस्वीर वगैरह लेते, कहते हैं कि ठीक है हम खोज देंगे। इसी दौरान इस जगह से लगभग 500 मीटर दूर एक स्कूल था। जब सुबह होती और सुबह होने के बाद वो स्कूल खुलता है, सारे बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं। जाने के बाद उनकी नज़र एक बोरी पे पड़ती है। जैसे उस बोरी को ये लोग देखते हैं, फ़ौरन खोलने की कोशिश करते हैं। बोरी जैसे खोलते हैं, अंदर झांकते हैं। अंदर जो कुछ उन्होंने देखा, उसे देखने के बाद चीखते चिल्लाते हुए वहाँ से भागते हैं। टीचर तक बात जाती, टीचर भी आते हैं। आने के बाद देखते हैं, दहल जाते हैं। प्रिंसिपल को फ़ोन गया, प्रिंसिपल भी भाग के आए। उन्होंने देखा, उन्होंने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस के पास जब फ़ोन गया, पुलिस की टीम वहाँ पे तुरंत पहुँचती है। उस बोरी को खोलती है, खोलने के बाद अंदर देखती है एक लगभग 7-8 साल की जो बच्ची है, अर्धनग्न अवस्था में पड़ी है। फ़ौरन बोरे से उस बच्ची की बॉडी को बाहर निकाला गया। देखते ही पता चल गया कि उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। फ़ौरन पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। तरह तरह के लोग बातें करने लगते हैं। सबके दिमाग में बस एक ख्याल था कि जिस हिसाब से लड़की की हालत है, ज़रूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, ज़रूर उसके साथ किसी ने गलत काम करने की कोशिश की है, उसके बाद उसकी हत्या की है। पुलिस वाले फ़ौरन में बॉडी अपने कब्ज़े में लेते हैं, स्कूल को खाली करवाते हैं, अच्छे से जांच करते हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। लेकिन पहला बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये बच्ची है कौन। तब उनको याद आता है कि एक कंप्लेन अभी थोड़ी देर पहले दर्ज हुई है। पुलिस वाले उस कंप्लेन करने वाले फादर के पास फ़ोन करते हैं, उसको बुलाते हैं। जैसे ही फादर उस बॉडी को देखता है, चीख पड़ता है, कहता है कि साहब ये तो मेरी बिटिया है। अपनी बिटिया की बॉडी से चिपक के रोने लगता है। तमाम लोग जब ये चीज़ देखते हैं, उनकी भी आंखों में आंसू आते हैं। मन में गुस्सा कि जिसने भी किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अड़ोसी पड़ोसी तमाम लोग आक्रोशित हो उठते हैं। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं, कहाँ से बच्ची गायब हुई थी और कैसे यहाँ तक पहुँची। सबसे पहले उस दुकान वाले से पूछताछ, उसके बाद आसपास के कुछ लोगों से पूछताछ। तमाम लोग जवाब देते रहे, लेकिन कुछ खास बात बनी नहीं। इसी दौरान पुलिस की नज़र वहाँ पे लगे कैमरे पे पड़ जाती है। पुलिस को लगा कि ये बढ़िया है, जो कि कैमरा है तो शायद आसान होगा जांच पड़ताल। फ़ौरन पुलिस वाले उस कैमरे को खंगालते हैं। जैसे ही कैमरे को खंगालते हैं, कुछ तस्वीरें उसमें ऐसी दिखाई दी जिसने उस पूरे मोहल्ले को हिला के रख दिया। पहले कैमरे में वो बच्ची जाती हुई दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद एक शख्स उस बच्ची को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई देता है। उसके थोड़ी देर बाद वो उसी लड़की को मारता हुआ दिखाई देता है, और फिर वही शख्स उस बच्ची को एक झोले में, एक बैग में, बोरे में भर के ले जाता हुआ दिखाई देता है। ये तमाम चीज़ ऐसे ही आसपास के लोग देखते हैं, पुलिस वाले देखते हैं। फ़ौरन सबकी नज़र एक शख्स पे जाके पड़ती है जिसका नाम था इरशाद। इरशाद वहाँ से भागता है, पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। फाइनली डोमरी एक जगह है, वहाँ पे जाने के बाद इसको घेर लेते हैं। जैसे इसको घेरते हैं, फ़ौरन एक तमंचा ये निकालता है। निकालने के बाद पुलिस की तरफ पॉइंट करता है, उसके बाद फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ौरन पुलिस वाले मुस्तैदी के साथ इस इरशाद के पैर में गोली मारते हैं। गोली मारने के बाद इसको गिरफ्तार करते हैं।
जब गिरफ्तार करते हैं उसके बाद इससे पूछताछ करते हैं। हालांकि पूछताछ करने के लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें जो उनको क्लियर करनी थी वो उन्होंने इससे पूछी, तब इसने पूरी कहानी बताई। दरअसल इरशाद की नज़र इस 8 साल की बच्ची पे काफ़ी पहले से थी। लगातार ये इस लड़की को देखता था, इससे बात करने की कोशिश करता था। उस दिन भी जब बच्ची को ये देखता है, फौरन इसके मन का जो हैवान था वो जगता है। जगने के बाद ये उस बच्ची को एकांत में बुलाने की कोशिश करता है। बात मोहल्ले की थी, चूँकि इरशाद भी उसी मोहल्ले का था। भैया भैया कहती थी, लड़की समझ नहीं पाती। उसके बाद ये उस बच्ची को लेके अपने साथ एक जगह पे जाता है। वहाँ बच्ची के साथ कुकर्म करने की कोशिश करता है, कपड़े वगैरह उतारने की कोशिश करता है। ये तमाम चीज़ जब वो बच्ची देखती है उससे समझ में आ जाता है कि ये तो गलत हो रहा है। फ़ौरन चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब ये डर भी जाता है, नाराज़ भी हो जाता है कि लड़की ने तो पूरा खेल ख़राब कर दिया। फ़ौरन ये नाराज़ होके पास में ही पड़ी ईंटों को उठाता है और इस लड़की के चेहरे पे, सर पे बुरी तरीके से वार करता है। वार तब तक करता है जब तक बच्ची दम नहीं तोड़ देती। उसके बाद अब दिमाग में एक ख्याल कि डेड बॉडी का क्या करें। फ़ौरन जाता है, एक बोरा लेके आता है और लेके आने के बाद उस बच्ची की लाश को बोरे में भरता है। भरने के बाद वहाँ से निकलता है, थोड़ी दूर आगे जाता है। अंत में इसकी नज़र स्कूल पे पड़ती है और कहीं जा नहीं सकता था, लिहाजा उसने इस डेड बॉडी को उसी स्कूल में छुपा दिया, इस उम्मीद में कि शायद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि जिस लड़की के साथ जो कुछ ये कर रहा, वहाँ पे एक कैमरा लगा है और तमाम तस्वीरें कैमरे में कैद हो रही और यहाँ से फंस सकता है। तो यहाँ से पूरा मामला खुला। फाइनली इरशाद के पैर में गोली लगी, हालांकि सीने में लगती तो ज़्यादा बेहतर था। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर हमारे देश में ऐसे घिनौने अपराधों के लिए फ़ौरन कुछ सजाएं हो जाएं, मानवाधिकार के जो लोग हैं कुछ दिन शांति बरत दें, हो सकता है 2-4 निर्दोष मारे जाएं। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हज़ारों निर्दोष बच्चियों की ज़िंदगी बच जाएगी। लेकिन हमारे देश का कानून यही कहता है कि एक निर्दोष न मारा जाए, भले ही हज़ारों दोषी छूट जाए। इसी का खामियाजा है। खैर, आज की ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पे। उस दिन मैंने सवाल पूछा था, लेकिन फिर 2 दिन गैप हो गया। फिर से वही सवाल पूछ लेता हूँ, कल से फिर सबका नाम। 308 धारा जो लगती है वो क्यों लगती है, ये सवाल मैंने उस दिन पूछा था। हालांकि कुछ लोगों ने जवाब दिया भी था, लेकिन मुझे लगा कि आज फिर पूछ लें, फिर सबका कल मैं नाम ले लूँगा। जिन्होंने दिया था फिर से दोबारा आप लोग दे दीजिए। तो 308 धारा क्यों लगती है, इसके पीछे क्या वजह है, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कल का इंतज़ार कीजिएगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।